MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज की पहली बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। कल से लेकर आज तक तमाम सवाल आपके जहन में चल रहे हैं, लेकिन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि दिल्ली धमाके का 7D कनेक्शन सामने आ गया है। ये 7D कनेक्शन क्या है दर्शकों, आज आपको बताऊंगा। हर एक साजिश को डिकोड कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले अब बात हमले की नहीं। हमला हुआ है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि अब बदला होगा, और बदला भी ऐसा होगा कि याद रखा जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा, पीएम ने कह दिया। इधर बैठक हो रही है, देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक कर रहे हैं। और बड़ी बात आपको बता दूं, इस बैठक में तय किया जाएगा कि जिहादी चाहे पाताल में क्यों ना हो, उसे खोज कर निकाला जाएगा। गृह मंत्री ने कह दिया है कि हर एक जिहादी को पकड़ेंगे और सबक सिखाया जाएगा, सजा उसे जरूर मिलेगी। लेकिन दर्शकों, आपके लिए हर जगह पर अलर्ट है। यूपी की तस्वीर आपको बता रहा हूं, ऑपरेशन शुरू हो गया है और जिहादियों को योगी फोर्स ठोकेगी। जहां मिलेंगे जिहादी, वहां योगी फोर्स कार्रवाई करेगी। यूपी में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग जगह पर राम मंदिर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। दिखाई जरा फुल फ्रेम। राम मंदिर में इस समय कमांडोज हैं और पुलिस की गश्त चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, एक और बड़ा महाकाल मंदिर जो आतंकियों के टारगेट पर है। यहां पर भी देखिए डॉग स्क्वाड पहुंचा हुआ है। अभी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कोई भी गलती और गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, यानी पूरी तरह से तैयार हैं। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं दर्शकों मुंबई, क्योंकि मुंबई भी अलर्ट पर है। और मुंबई में देखिए आप, पुलिस की टीम यहां से गुजर रही है। मुंबई में भी पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और जगह जगह यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। यानी पूरी की पूरी तस्वीर इस समय अब एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इस समय देश में अलर्ट। लेकिन दर्शकों, एक तस्वीर आपको बतानी बहुत जरूरी है। दिल्ली से सटा है नोएडा। देख रहे हैं आप, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। देखिए एक एक गाड़ी, कहीं भी साजिश की जा सकती है और इसलिए अलग अलग जगह पर अलर्ट रखा गया है। और अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कहां पर जिहादियों ने जाल बनाया। इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन जिहादियों का जाल क्या है, मूव कीजिए इसे, हम आपको बताएंगे जिहादियों का जाल क्या है। वहीं पर रहिए। और जिहादियों ने कैसे प्लान बनाया है, यह बहुत बड़ी बात है। यह जरा आप देखिए, जिहादियों ने जो प्लान बनाया है वो चौंकाने वाला है। पहाड़गंज, कहां तक फैला है जिहादियों का जाल। दरियागंज के साथ साथ आपको बताएं निजामुद्दीन में पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। फरीदाबाद में ये पूरा मॉड्यूल शुरू किया गया है दर्शकों। फरीदाबाद के साथ गुरुग्राम में आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इसके तार जुड़ते हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तार बताने के लिए काफी है। अनंतनाग में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर, एक एक जिहादी यहां से पकड़ा गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे गांदरबल हो, अनंतनाग हो, फरीदाबाद हो, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर हो, जम्मू कश्मीर का शोपिया हो और पुलवामा,
पुलवामा में तार जुड़े हैं, कुलगाम में तार जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जगह जगह दबिश दी जा रही है, संभल में भी दबिश दी जा रही है, शामली में भी एक्टिवनेस देखी गई है, रामपुर तक इसके तार जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश का हापुड़ भी इसके दायरे में आ रहा है। यानी तमाम जगह पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस जिहाद के नेटवर्क का भांडा फूट चुका है। सच आपको बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री का ऑर्डर आज का अमन पसंद हिंदुस्तान में दहशतगर्दों का अंजाम क्या होगा। मोदी के इस पैगाम में सब कुछ शीशे की तरह साफ है। भारत में आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यही भूल आतंकियों ने फिर कर दी। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. मैसेज मुल्ला मुनीर के लिए है, आतंकियों को पालने वाले शहबाज शरीफ के लिए है। हिंदुस्तान में खूनी खेल का बदला भीषण और घातक होगा। I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. देश के गृह मंत्री अमित शाह बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं। तीनों सेना प्रमुखों को हाई अलर्ट पर रखा है, जिसे देख पाकिस्तान में भी हलचल मचने लगी है। यानी इस बार जो भी होगा आतंकी मुल्क के लिए फुल एंड फाइनल होगा। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने मीटिंग बुलाई है, लग रहा है कि अब बदला लिया जाएगा। लेकिन दर्शकों, उसके पहले आपको बताता हूं, जो खुलासे आज मैं कर रहा हूं आपको देखना चाहिए। पहला खुलासा, धमाके के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल का ही हाथ है। फरीदाबाद मॉड्यूल के पीछे पाक का जैश संगठन है। खुलासा नंबर 3, मसूद अजहर के इशारे पर धमाके की साजिश की गई। चौथा खुलासा, 7 मई को मारे गए आतंकियों के बदले की प्लानिंग थी। और पांचवा खुलासा, अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का एपिसेंटर है। ये लिख लीजिए आप। मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद खुद सुसाइड बॉम्बर बना। दर्शकों, आरडीएक्स की जगह नए तरह के विस्फोटक से उसने धमाका किया। साजिश के पीछे जैश-ए मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। आप पहचान नहीं पाएंगे, सोचिए जरा। ये डॉक्टर्स हैं दर्शकों, लेकिन ये डॉक्टर के भेष में जिहादी हैं, जिहादी। और आज देश भर में धमाकों के लिए कहा जा रहा है। लेकिन बाबा बागेश्वर और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। कल जो हुआ घोर निंदनीय, अमानवीय है। भगवान से प्रार्थना है जिनका शरीर पूरा हुआ उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। कि कट्टर मजहबी पंथ की सोच की विचारधारा के लोगों पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा। ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जाना, ये बहुत दुखद है। अब ये जो व्हाइट कॉलर वाले जिहादी है ना दर्शकों, इनको समझने के लिए मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूं। ये वो तस्वीर है दर्शकों, देखिए, ये समझिए जरा, ये कैसे धमाका कर रहे हैं। इसका सबूत आपको मैं दिखा रहा हूं। ये वो सबूत है दर्शकों, धमाके के दौरान। सुनवाइए जरा। अब मैं आपको दूसरा सबूत दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। धमाके के बाद कैसे लोग भागने लगे वहां पर। फुल फ्रेम दिखाइए।
यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं अब मैं आपको तीसरा सबूत दिखा रहा हूं। ये देखिए आतंकियों ने कैसे धमाका किया। वो आग की लपटें आप देखिए दूर तक सुनी जा सकती हैं, दिखाई दे रही। वो आप देखिए कोने में जोर से एकाएक 7 बजे के आसपास धमाका होता है। तो ये आपने देख लिया दर्शक। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शक, कैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जांच में खुलासा किया है। और जो जांच में खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है दर्शक। वो चौंकाने वाला क्यों है? क्या मिला जांच में दर्शकों? अमोनियम नाइट्रेट के अवशेष, इसके मायने क्या हैं? फरीदाबाद को इसी तरह का फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद किया गया था जिसकी संख्या 3000 किलो से ज्यादा है। फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स को भी ट्रेस किया गया है, वहां पे ट्रेसेस मिले जो जांच पड़ताल की गई है। आईईडी असेंबली की ओर इशारा करता है। इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिंदा कारतूस वहां से मिले हैं दर्शकों। और मायने क्या है? आतंकियों के पास हथियार रहे होंगे, ये हो सकता है। मैनगर्ल कार पार्ट्स भी मिले हैं दर्शकों। यानी क्या मायने? कार के टुकड़े टुकड़े सामान्य विस्फोट से नहीं होते, बॉडी पार्ट्स तक वहां पर मिले दर्शकों। मैं कल वहां पर खुद मौजूद था। और इसके मायने क्या है? 50 मीटर दूर गिरना धमाके की तीव्रता को बताता है। 500 मीटर दूर तक हमने देखा है वहां पर कि कितनी तेज अलग अलग जगह के अवशेष हमें बरामद हुए हैं। लेकिन दर्शकों सवाल बहुत सारे हैं और यही सवाल हैं जो कई और इशारा करते हैं कि आखिर फिदायीन हमला क्यों किया, यानी बम अपने शरीर में बांधा और धमाका क्यों किया गया है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए जरा। पहली वजह आपको बता रहा हूं, कार का मालिक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ डॉक्टर है। दूसरी वजह, कार 3 घंटे पार्किंग में बिना किसी कारण खड़ी रही दर्शक। यही ऐसी कार में सवार जिहादी मास्क पहना हुआ था, अपना मुंह छिपा रहा था, यानी ड्राइवर ने चेहरा छिपाने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, चलती कार में धमाका हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिदायीन हमले इसी तरह अंजाम दिए जाते हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन इसका निकला है, मैं आपको बता रहा हूं। फरीदाबाद मॉड्यूल के एक्सपोज होते ही ये धमाका हो गया दर्शक, यानी आनन फानन में धमाका किया गया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शक कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर अब भारत में बदले की बात की जा रही है। ये आप देखिए जरा दर्शकों, डॉक्टर हैं ये सारे, फुल फ्रेम जो आप देख रहे हैं ये सारे डॉक्टर हैं। और इनकी सैलरी आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये लाखों रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन आप सोचिए इनके दिमाग में वो कौन सा जहर भरा हुआ था जो सवाल खड़े करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने जो अंजाम दिया है वारदात को, वो बताने के लिए काफी है कि इनके जहन में जहर भरा हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या इनके नाम है। अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं। कौन? सबसे पहले उमर नबी, जैश का फिदायीन आतंकी है, इसी ने धमाका किया दर्शक। धमाके वाली जगह पर कार यही चला रहा था। व्हाइट कॉलर में क्यों कह रहा हूं? इसी ने तैयार किया सब कुछ। धमाके में मौत की आशंका है और डॉक्टर्स आतंकी के तौर पर भर्ती करता था। धमाके में बड़ी बात आपको बता रहा हूं, आदिल अहमद भी शामिल है। सहारनपुर से इसे गिरफ्तार किया गया है दर्शकों। ये है आरडीएक्स बनाने में ये माहिर है, डॉक्टर है। आप सोचिए, इनकी फैक्ट्री देख रहे हैं आप, लॉकर से AK-47 मिली है। जैश के पोस्टर इसी ने लगाए थे जगह जगह। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो आप इधर देख रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी में टीचर है। ये क्या पढ़ाते होंगे सोचिए। फरीदाबाद से इसे गिरफ्तार किया गया। विस्फोट बनाने में ये माहिर था, आतंकियों की भर्ती इसका काम था। डॉक्टर शाहिदा शकील ये भी गिरफ्तार की गई है, जो बुर्के में बैठी है। ये फरीदाबाद से गिरफ्तार। और बड़ी बात आपको बता रहा हूं दर्शकों, जैश की महिला विंग की चीफ है ये। मुस्लिम महिलाओं की भर्ती का काम देखती थी। आतंकी मसूद की बहन ने इसे मिशन सौंपा था। और आखिर में नाम आता है डॉक्टर सज्जाद अहमद का। ये मास्टरमाइंड उमर का दोस्त है दर्शकों, जो आपको दिख रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में आतंकी गतिविधियों में इसके शामिल होने का शक जताया जा रहा है। और जैश के दूसरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। केमिकल वेपन बनाने की जिम्मेदारी इसे दी गई थी। और इसलिए मैं कह रहा हूं
राइजिन नामक जहर बनाने की कोशिश में था। इसका सीधा मतलब ये राइजिन वेपन से पूरा शहर तबाह करने की प्लानिंग थी। लेकिन दर्शकों, लखनऊ में जगह जगह छापेमारी की गई है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस की जो दबिश है वो एक के बाद एक जारी है। इस वक्त मौजूद है लखनऊ में और आपको तस्वीरें दिखाई। डॉक्टर परवेज का घर है और यहीं पर सुबह तकरीबन 6 बजे जो एटीएस की टीम थी वो थी, जम्मू पुलिस भी थी और उसी के साथ यूपी पुलिस भी थी, एक साथ रेड करी थी। तकरीबन 6 बजे यहाँ पर जो टीम है वो पहुँची थी। 40 पुलिसकर्मी उनके साथ मौजूद थे जिस वक्त इस घर में दाखिल किए हैं और इसके बाद यहाँ पर लगातार 5 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ चलती रही है और उसके बाद जो डॉक्टर परवेज हैं उनको यहाँ से पूछताछ के लिए लेकर के गए हैं। आपको बता दें जो डॉक्टर परवेज हैं ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। डॉक्टर जो मुजम्मिल हैं उनके रिश्ते में थे कहीं ना कहीं परवेज, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है और उसके साथ ही जो घर पे अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ताला लगा हुआ है। टीमें कुछ देर पहले यहाँ से गई हैं और माना जा रहा है कि यहाँ पर जो अहम दस्तावेज थे वो मिले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि कैसे अलग अलग जगह पर धमाके हुए जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन कई परिवार वाले परेशान हैं। वो रो रहे हैं कि उनके परिवार वाले कहां चले गए, उनकी कोई खैर खबर नहीं है। लेकिन धमाके में आपको बता दूं अभी तक आधा दर्जन, पहले संख्या आई फिर 1 दर्जन ये आंकड़ा पहुंच गया। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। लेकिन इन जिहादियों का खात्मा होगा दर्शकों। अब एनआईए ने पूरी जांच संभाल ली है। देख रहे हैं आप, एनएसजी के कमांडोज हैं, एनआईए की फॉरेंसिक टीम है और इस समय हर एक जिहादी को पकड़ा जा रहा है क्योंकि इनकी साजिश डिकोड हो गई। भारत में आतंकी व्हाइट कॉलर फैक्ट्री जिहाद वो नया मॉडल है जिसे पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां समझने और इन्वेस्टिगेट करने में लग गई हैं। लेकिन पूरा हिंदुस्तान आज एक ही सवाल पूछ रहा है कि व्हाइट कॉलर जिहादी फैक्ट्री को फंडिंग कहां से आई, ब्रेन वॉश किसने किया, डॉक्टरों की जमात फिदाइन में कैसे बदली, व्हाइट कॉलर आतंक कितना बड़ा खतरा है, इन आतंकियों को कौन पनाह दे रहा था और मौत के डॉक्टर्स का टारगेट क्या क्या था। एक तरफ जिहाद के नए मॉडल का चैलेंज है, दूसरी तरफ इनके आकाओं को सबक सिखाने की तैयारी। अब बारी है पाकिस्तान पर प्रहार की जिससे पूरी दुनिया को सबक मिले। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बदले की कहानी तो बताएंगे ही, लेकिन पाकिस्तान के खौफ का आलम क्या है उसकी एक एक तस्वीर भी क्लियर करेंगे। लेकिन आज दर्शकों आपको बताऊंगा मैं बहुत कुछ और आज आपको सुनना चाहिए, आज देश के लोगों को सुनना चाहिए। दर्शकों, यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि वो ज्ञान का मंदिर है। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं यह है अल फलाह यूनिवर्सिटी। वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यह यूनिवर्सिटी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर है। यह आतंकियों की फैक्ट्री है। दर्शकों, जिन 3 डॉक्टर्स को आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तीनों इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए डॉक्टर हैं। पहली डॉक्टर है शाहीन जो जैश की महिला विंग की चीफ है, आप सोचिए जरा। दूसरा डॉक्टर है मुजम्मिल और तीसरा डॉक्टर है उमर जो फिदाइन की सोच रखता है, बम बांध के खुद को उड़ा देना। दर्शकों, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एक बात कही थी कि भारत 2 फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। लेकिन देश के अंदरूनी गद्दार हैं दर्शकों, जो आधे हैं ना, एक पाकिस्तान एक चीन और जो आधे हैं वो हैं ये गद्दार जो आपको धोखा दे रहे हैं। और आपको पता है वो 2 फ्रंट क्या है? यही फिदाइन है जो बिपिन रावत साहब कहते थे। यही गद्दार जो देश को तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं। एक कार सोचिए जरा, सुबह फरीदाबाद से 7 बजे निकलती है, तब किसे पता होगा कि इसमें गद्दार फिदाइन बैठा हुआ है। यह है वो फिदाइन जो मैं दिखा रहा हूं आपको।
पूरा सीक्वेंस धमाके तक का बता रहा हूं दर्शकों आपको मैं। इसी कार को सुबह 8:20 पर ओखला के पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में देखा गया। यह है वो सीसीटीवी। एनआईए ने पूरा रूट तैयार किया है दर्शकों, और दोपहर 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में यह कार एंट्री लेती है। यानी यही वो वक्त है जब खेल शुरू होता है, और शाम 6:22 पर कार पार्किंग से निकलती है बाहर। कार के अंदर बैठा है आतंकी डॉक्टर उमर। तब तक सब यही सोच रहे होंगे कि कार में धरती का भगवान यानी डॉक्टर बैठा है, लेकिन शाम 6:52 पर यही जिसे हम धरती का भगवान कहते हैं डॉक्टर, ये डॉक्टर उमर, ये जल्लाद है, जिहादी है, ये दुनिया को पता लग गया। इसने ब्लास्ट कर दिया दर्शकों, फिदाइन हमला, लोगों की जान ले ली, 12 से ज्यादा लोग मर गए। आप बताइए, ये डॉक्टर है? अब यहां दो सवाल उठते हैं। पहला, एक पढ़ी लिखी जमात का जिहादी बन जाना, और जिहाद के पीछे की वो परवरिश वाली सोच जिसे ब्रेन वॉश कर ह्यूमन बम में बदल दिया गया। सोचिए जरा, आपके हमारे टैक्स पर इन लोगों को पढ़ाया जाता है। एक एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, सोचिए, सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है एक डॉक्टर पर, लेकिन ये फिदाइन जो डॉक्टर बने हुए हैं, मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये फिदाइन की बात कर रहा हूं मैं आज, जो जिहाद और जख्म और आतंक सिर्फ तीनों के अंदर घूम रहे हैं। यानी हमारे ही पैसे से ये डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं और फिर आतंकी बनकर जान ले लेते हैं। दर्शकों, देश के गद्दार तो रडार पर हैं ही, लेकिन कुछ सवाल देश के जिम्मेदारों से भी पूछना पड़ेगा। वो अफसर बताएं, आखिर कहां सो रहे थे जब दिल्ली में इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी? कौन सी एजेंसी, किन अफसरों का यह फेल्योर है जो दिल्ली दहल उठी? दर्शकों, सीमा पार से लगातार धमकी आ रही थी। जब पहलगाम का जख्म अभी तक सूखा नहीं है, आप नींद में चले गए क्या? जवाब दीजिए। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी, चाहे अब एनआईए जांच कर रही है, लेकिन रॉ, आईबी, तमाम एजेंसीज हैं, साजिश के एक दिन पहले तक इसकी बू आ रही थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हैं एजेंसीज? आज नहीं तो कल जवाब एजेंसीज को भी देना पड़ेगा और सवाल पूछे जाएंगे दर्शकों। लेकिन दर्शकों, इस वक्त सवाल सबसे बड़ा यही है कि अब सरकार क्या करेगी दर्शकों, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। अगर आतंकी हमला होगा तो कह दिया गया था ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी आतंकी हमला भारत की धरती पर युद्ध को निमंत्रण देगा। आपको तस्वीर में दिखाता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की तैयारी देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। भारत के वीर जवान पूरी तरह से तैयार हैं पाक को सबक सिखाने के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, ये देखिए आप, रक्षा मंत्री ने सेनाओं को फ्री हैंड दिया है। देख रहे हैं आप, ये अलग अलग जगह की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं जहां सेना की तैयारी चल रही है। दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह लगातार तीनों सेनाओं के संपर्क में बने हुए हैं। त्रिशूल ऑपरेशन चल रहा है और जगह जगह पर खुद निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या होने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है दर्शकों, और जिसमें जल थल नभ की ताकत आपके सामने है। अब मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी वार्निंग दी थी और ये सभी को सुनना चाहिए। सुनिए जरा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। सुन लिया दर्शकों आपने, और इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आखिरी वार्निंग दी है। सुनिए जरा। I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. लेकिन दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, अब इस समय सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर तो हो गया है। दिल्ली में धमाका एक्ट ऑफ वॉर है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद यह क्लियर और साफ चेतावनी दी कि भारत किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। अब दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना जा रहा है, जिसके पीछे जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के लिंक मिले हैं। लाल किले के पास यह हमला पुलवामा के उमर मोहम्मद ने किया है और इसी हमले को कट्टर जिहादियों ने अंजाम दिया है दर्शकों, जिसके बाद पीएम मोदी ने भूटान से एक संदेश दिया है, दोहराया है, दिल्ली को दहलाने वाले दोषियों को कल्पना से भी बड़ा दंड मिलेगा। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट को पाकिस्तान प्रायोजित माना जा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत इसे युद्ध की शुरुआत के रूप में देखेगा। जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा था, अब छिपे हमलों का दौर खत्म हो गया है। लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है? क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और इस ऑपरेशन में भारत ने पाक में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था, यह ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, सस्पेंड हुआ है, बंद नहीं हुआ। ऐसे में दिल्ली हमले के बाद इसे दोबारा सक्रिय करने की तैयारी है, जो पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर सीधी कार्रवाई के संकेत है। साथ ही भारत की चेतावनी भारत की जीरो टॉलरेंस की दिखाती है दृढ़ता को, और पाकिस्तान अगर आतंकी ढांचे को नष्ट नहीं करता तो उसे करारा जवाब मिलेगा। और इसको लेकर पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने वार्निंग दे दी है। सुनिए जरा। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. अब दर्शकों, इधर प्रधानमंत्री गृह मंत्री को आपने सुन लिया है और रक्षा मंत्री को भी सुन लिया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह देखिए बैठक ले रहे हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान की धड़कनें कांपने लगी हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी हैं, उनसे अपडेट लिया जा रहा है कि आखिर क्या घटना घटी, कैसे घटी, और हर एक चीज को बारीकी से परखा जा रहा है। अब मैं दर्शकों आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जो पाकिस्तान के खौफ को बताती है। देखा आप, यहां पर पाकिस्तान में खौफ है और मुनीर अब बैठक लेने लगा है। ये बैठक बताने के लिए काफी है, पाकिस्तान की इमरजेंसी बैठक, कि पाकिस्तान की दिल की धड़कनें कांपने लगी हैं। और ये धड़कन बताने के लिए काफी है कि इस समय पाकिस्तान डर के मारे कांप रहा है। दिल्ली धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और आईबी चीफ मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान दोषियों का पता लगाने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा, धमाके में जो शामिल है उसे सजा मिलेगी। साथ ही कहा, विस्फोटक के लिए जिम्मेदार किसी को नहीं बख्शेंगे।
दिल्ली विस्फोट में शामिल हर शख्स को तलाशना होगा। गृह मंत्री अमित शाह का इशारा पाकिस्तान की तरफ भी था, क्योंकि मुल्ला मुनीर खौफ में है। इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। इस फिदायीन हमले के बाद पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि इस्लामाबाद में तीनों सेना प्रमुख आपात बैठक करने लगे और राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जानकारी है कि शहबाज शरीफ ने भी आपात बैठक बुलाई है और पाक पीएम की इस बैठक में दिल्ली धमाके पर चर्चा हुई है। पाकिस्तान को समझ में आ चुका है कि भारत अब जवाब देगा, करारा जवाब देगा, जिसकी वजह से मुल्ला मुनीर और शहबाज की नींद उड़ गई है। और इसी का जिक्र पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार भी कर रही हैं। आपको सुनवाता हूं मैं पाकिस्तान में क्या कुछ कहा जा रहा है। इस ब्लास्ट के बाद जो है वो पाकिस्तान का नाम भी कई जगह पे लिया जा रहा है। कई मीडिया पर्संस और कई टीवी चैनल जो हैं वो अब पाकिस्तान का भी नाम ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी ये कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की नजर आने की बात की जा रही है। और इसी के साथ पाकिस्तान में भी एक जो है कह लीजिए एक टेरर अटैक हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जी ये साउथ वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज जो है वानी वहां पर अटैक हुआ है। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जी ये जो अटैक किया गया है वैसे तो ये अफगानिस्तान साइड से हुआ है और अफगानिस्तान के साथ बात की जाएगी, अफगानिस्तान को उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें भारत इन्वॉल्व है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, पाकिस्तान में तो इसकी चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन इधर अलग अलग देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्रिटेन ने, फ्रांस ने एडवाइजरी जारी की है कि आप भारत पाक सीमा से 10 किलोमीटर दूर रहें। दिल्ली धमाके के बाद यह एडवाइजरी जारी की। अगली तस्वीर दिखाइए। दुनिया भर में चर्चा की जा रही है, लेकिन इधर भारत और पाकिस्तान की तरफ निगाहें हैं, क्योंकि दोनों ही आर्मी स्टैंड बाय पर है। लेकिन भारत ने बता दिया है कि पाकिस्तान को फिर से मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दर्शकों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे भारत ने पूरी तैयारी की है और दुनिया भर में इसको लेकर कैसी घबराहट होने लगी है। ये आप देखिए, दिल्ली धमाके के बाद पूरी दुनिया में हमले की निंदा की गई है। ब्रिटेन, फ्रांस, ईरान, मिस्र समेत कई देश हैरानी जता चुके हैं। देख रहे हैं आप ये, कई देश तो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर चुके हैं। ब्रिटेन ने नागरिकों को भारत पाक सीमा से दूर रहने की सलाह दी है। ब्रिटेन ने कहा इंडो पाक बॉर्डर से कम 10 किलोमीटर दूर रहें। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से भी इस हमले की निंदा की गई है। आपको बता दें, और अपने नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि उन इलाकों में जाने से बचें। इसके अलावा फ्रांस दूतावास ने भी नागरिकों से सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही ईरान, मिस्र समेत अन्य देशों ने भी हमले की निंदा की है। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजर भारत के एक्शन प्लान पर जाकर टिक गई है, क्योंकि भारत में आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में आता है। और इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं दर्शकों, वो आपको सुनवाता हूं। भारत की तीनों सेनाओं के 30,000 से ज़्यादा जवान हमारे जो ऑपरेशन और एक्सरसाइज त्रिशूल के माध्यम से एक्सरसाइज कर रहे हैं पूरे गुजरात और राजस्थान सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों अंग इसमें शामिल हैं। ये तैयारी अपनी हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन अगर हमने पहले भी चेताया था पाकिस्तान को कि अगर आपने कोई हिमाकत करी तो उसका आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अभी जो कल घटना घटी है, अगर इसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसकी तहकीकात कर रही हैं, तो अमूमन और बिल्कुल 100% एक मामूल जुकान और मुकाम और इनको अंजाम का सामना करना पड़ेगा। तो अभी हमें ये देखना है कि हमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से क्या जानकारी मिलती है, और हम तो तैयार हैं। हमने पहले भी बोला था कि ऑप संदूर को सिर्फ एक विराम दिया गया है, वो बंद नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी कार्रवाई होगी वो सोच समझ के होगी और बिल्कुल एक उस प्रकार की होगी जो आगे से हिमाकत करने की कोई जरूरत नहीं करेगा। लेकिन दर्शकों, आज हमने आम लोगों से भी बात की है, और क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही समय आ गया है? सुनिए भारत के लोग क्या कह रहे हैं।
अभी इनको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लाल किले के पास में हुआ है दिल्ली में, वो इस वजह से यही समझ में आ रहा है कि इनको अब नहीं छोड़ा चाहिए। यकीन मान के कहता हूँ कि हमारी सरकार कोई ना कोई बहुत ही मजबूत कदम लेगी। जैसे अभी पुलवामा के बदले में ऑपरेशन सिंदूर कराया गया था, मैं जानता हूँ कि इसका बदला भी पूरे अच्छे से दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल चखाना चाहिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और हमारे पब्लिक को भी उससे थोड़ा राहत मिलेगी। यही समय है जी, बिल्कुल यही समय है। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन आज मैं आतंकियों की फैक्ट्री से पर्दा उठाने वाला हूं, और ये आतंकी वो फैक्ट्री है जो बुरके के अंदर छिपी हुई है, और उसकी मास्टरमाइंड है डॉक्टर शाहीन। यही है दर्शकों जो धमाके में शामिल थी। लेकिन पूरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये देखिए आप, जैश ए मोहम्मद की नई चाल है, ये बराबर बुरके ब्रिगेड को तैयार कर रहा है। बुरके में ये फिदायीन है। सुनिए जरा क्या हो रहा है। हमारे 17 तरीके ने ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की। इसको भी आप कभी स्टडी कीजिएगा कि हमने मई के अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया को शिकस्त दी, और इंडिया का जो बिजली का जो ग्रिड सिस्टम है उसको सबोटाज हमारे 17 साल के एक लड़के ने किया। पाकिस्तान का 17 ईयर्स का उसके लड़के की बच्चे की उम्र है। सुना दर्शकों, आप तकनीक की बात कर रहे हैं, और यहां पर भी ऐसे ही हुआ है। लेकिन तकनीक के साथ साथ नापाक साजिश के लिए महिला ब्रिगेड को तैयार किया जा रहा है। देखिए जरा। अब दर्शकों, इसी बुरका ब्रिगेड के जरिए देख रहे हैं आप, मुल्ला मुनीर और जैश की पूरी साजिश एक्सपोज हो गई है। सुनिए जरा, दिखाइए। और दर्शकों, इसके तार आकर जुड़े इस डॉक्टर से। ये आतंकी डॉक्टर है दर्शकों, ये मास्टरमाइंड है। सोचिए, ब्रेन वॉश कर रही थी। और दर्शकों, आप इसके चेहरे पर मत जाइए, ये कई लोगों को पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी, डॉक्टर थी, लाखों रुपए महीना कमा रही थी, लेकिन आखिरकार इसने भी जिहाद का रास्ता अपनाया है। इसकी पढ़ाई धरी की धरी रह गई, जिहाद जीत गया। देखिए आप, बेंगलुरु से शमा परवीन भी गिरफ्तार की गई है। यानी अब बुरका ब्रिगेड को काम पर लगाया गया है, और ये पाक के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई थी। थोड़ा हम फिर भी थोड़ा ग्राउंड नीचे प्लीज, लेकिन देखा दर्शकों आप, ये बुरका ब्रिगेड जो है ये चौंकाने वाले खुलासा कर रही है, क्योंकि इनको पूरी तरह से तैयार किया गया है। किसके लिए? फिदायीन बनने के लिए। दर्शकों, ये हैं फिदायीन, ये बम बांध के कहीं भी फट सकती हैं। जैश ए मोहम्मद ने महिला आतंकी विंग तैयार की है, जिसका नाम है जमात अल मुमिनात। ग्रुप की कमांडर है मसूद अजहर की बहन सैदा अजहर। साल 2024 से यह आतंकी ग्रुप एक्टिव हो चुका है दर्शकों, और इसका नेटवर्क जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक है। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत में भी ये गैंग काम करने लगा है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये अपने नेटवर्क को फैला रहा है। 30 जुलाई को बेंगलुरु से गिरफ्तार शमा परवीन इसका हिस्सा थी, और शमा परवीन पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई थी। गुजरात एटीएस ने शमा को बेंगलुरु से अरेस्ट किया था दर्शकों। शमा की उम्र 30 साल है, वो ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है। अब दिल्ली अटैक के बाद आतंकी डॉक्टर शाहीन पकड़ाई है। यही है, ये महिला आतंकी विंग से जुड़ी हुई थी दर्शकों, दावा किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि भारत की जिम्मेदारी दी थी, भारत में ऐड कर रही थी। वो महिलाओं को दहशतगर्दी में शामिल करने में जुटी थी। आप सोचिए क्या पढ़ाती होगी। आतंकी इस नई चाल में मुल्ला मुनीर भी शामिल है। दावा है कि 9 नवंबर को कराची में ट्रेनिंग कैंप लगाया गया, जिसमें गरीब महिलाओं और युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया और कट्टरपंथी सोच भरकर आतंक की लहा पर लाया गया। इसलिए कहा जा रहा है दर्शकों कि ये ब्रिगेड और खतरनाक हो सकती है। रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जैश ए मोहम्मद के लीडर्स ने अब जमात उल मोमिनात नाम का एक महिला संगठन बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। यह संगठन, जिसे मसूद अजहर की छोटी बहन सादिया अजहर चलाएगी, उसको काम दिया गया है कि वह पाकिस्तान में अलग अलग जगह से ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए महिला टेररिस्ट को ज्वाइन करवाएगी।
आश्चर्य की बात है कि इन्हीं का एक संपर्क अब दिल्ली में फरीदाबाद के पास भी निकला है। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जो कि एक मेडिकल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से डॉक्टर शहीन शहीद को पकड़ा गया है। ये एक लेडी डॉक्टर हैं जो कि अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थीं। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने जमात उल मोमिनात का एक ब्रांच भारत में खोलने की ठान ली थी और उन्हें ये जिम्मेवारी दी थी कि वह उत्तर भारत में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में महिलाओं को जमात उल मोमिनात में भर्ती करें और उनको इंडोक्ट्रिनेट करने के बाद, यानी उनको भ्रमित करने के बाद या उनको जिहाद पढ़ाने के बाद उनको आतंकवादी गतिविधियों में लिफ्ट करने की ट्रेनिंग देंगे। लेकिन दर्शकों, मैं आपको अब तस्वीर दिखाने वाला हूं। ये जो आतंकी ब्रिगेड है ये सामने आ गई है। अब मैं दिखाता हूं आपको। ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्द घबरा गए और इनकी घबराहट की तस्वीर आपके सामने है। लेकिन दर्शकों, आपने एक बात सोची है, महिलाओं को क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि भारत की बेटियां कमाल दिखा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपको याद होगा कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और हमने अलग अलग मंचों पर रणनीतिक तौर पर भी इन्हें सबक सिखाया, जिसमें भारतीय राजनयिक पीटल गहलोत भी शामिल हैं। यूएन में पाकिस्तान ने धो दिया था। तो भारत की बेटियां ये कर रही हैं, लेकिन इधर आतंकी क्या कर रहे हैं दर्शकों? देखिए आप, कहीं शमा तो कहीं डॉक्टर शाहीन जैसी आतंकी बनाई जा रही हैं और ये जैश का शिकार बन गई। इनका ब्रेन वॉश किया गया दर्शकों। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैश और आतंकी संगठन चाल चल रहे हैं ब्रेन वॉश करने की। लेकिन कैसे, आइए जरा समझाते हैं। ये एक तरफ भारतीय सैन्य सफलता से कट्टरपंथी ताकतें परेशान हो गई। इसके बाद से ही जैश ए मोहम्मद ने नया प्लान बनाया दर्शकों। महिलाओं को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने की साजिश रची गई। इस नापाक साजिश को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं दर्शकों। महिलाएं और लड़कियों को फिदायीन बनना शुरू किया गया, उन्हें बनाया गया। लेकिन यह महिला आतंकी विंग केवल दक्षिण एशियाई नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। महिलाओं के जरिए आतंक फैलाने की यह साजिश आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान की उस मानसिकता को यह दिखाती है जो हमेशा से आतंकवाद को राजनीतिक और धार्मिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आया है। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी तस्वीर जो आपने देखी है, इधर भारत क्या कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकिस्तान में घबराहट। महिला शूरवीरों ने आतंकियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में बेटियों ने ताकत दिखाई थी। भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। भारत में सेना की सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति भी महिलाएं हैं। खुफिया एजेंसियों में महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी है। महिलाएं सीक्रेट ऑपरेशन और फील्ड एजेंट्स में भी शामिल हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी भारतीय महिलाओं ने दम दिखाया है और इसलिए अब पूरी तरह से ये बुर्का ब्रिगेड को एक्टिव कर रहे हैं। सुनिए जरा। अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। लेकिन दर्शकों, इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दूं, एजेंसीज लगातार कार्रवाई कर रही हैं। एक बड़ी खबर आपके साथ इस वक्त हमारे यूपी एटीएस ने डॉक्टर शाहीन के भाई को हिरासत में ले लिया। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं।
डॉक्टर शाहीन के भाई को हिरासत में लिया गया है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ये कार्यरत है। इसका नाम है डॉक्टर परवेज अंसारी। एक हफ्ते पहले इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इसने रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है और ये बहुत बड़ी कामयाबी एजेंसीज को मिली है। डॉक्टर शाहीन का घर सील कर दिया गया है। ये बड़ा और कड़ा एक्शन एटीएस ने लिया है। आपको बड़ी और अहम जानकारी में दे रहा हूं, एजेंसीज यूपी में कार्रवाई करने लगी है। जैसा हमने कहा था कि यूपी में अब एक्शन शुरू हो गया है। अब मैं आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि एक तरफ यूपी एटीएस जांच पड़ताल कर रही है और दूसरी तरफ कल बहुत बड़ा दिन है दर्शक, क्योंकि एफएसएल की टीम को घटनास्थल से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। स्पॉट से 2 जिंदा कारतूस मिलना, जैसा हम शुरुआत से कह रहे हैं, विस्फोटक के सैंपल, पहला सैंपल संभावित अमोनियम नाइट्रेट है और दूसरा विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट, जैसा हम बता रहे हैं। और अब एफएसएल की टीम धीरे धीरे जांच को आगे बढ़ा रही है। अब खबरों में दर्शकों आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आई है भारत की सियासत में, जिसकी चर्चा कई दिनों से की जा रही है, वो है बिहार। बिहार में किसकी सरकार? आज तमाम एग्जिट पोल भी आ गए दर्शकों और आज वोटिंग भी खत्म हो गई है, लेकिन बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है। आइए आपको तस्वीर में दिखाता हूं। ये आप देखिए, पूरी जोर आजमाइश की गई। एक तरफ एनडीए, महागठबंधन और तीसरे पर जनसुराज, यानी तीनों ने पूरी ताकत जुटा दी चुनाव में जीत के लिए। लेकिन आज बूथ पर आखिरी दिन था, जनता ने अपना फैसला सुनाया। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, दूसरे फेज में बम्पर वोटिंग हुई है। फुल फ्रेम दिखाइए, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं, बम्पर वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए और दावा किया जा रहा है कि महिलाओं ने एक बार फिर बम्पर वोटिंग कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, घुड़सवार पुलिस भी तैनात की गई थी बिहार में। देख रहे हैं आप, अलग अलग जगह पर, कई जगह जहां पर बूथ बनाए गए थे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, कोई घटना ना घटे इसके लिए घुड़सवार पुलिस भी तैनात की गई थी। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। बड़ी संख्या में वीवीआईपीज वोट करने पहुंचे। दिग्गजों ने जमकर मतदान किया। जीतन राम मांझी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और वीआईपी वोटर्स ने भी वोट डाला। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको मैं। अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए लोग नाव से भी पहुंचे। देख रहे हैं आप, बिहार में नाव से भी वोट डालने पहुंचे और जनता ने बिहार की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता। क्या नीतीश 11वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या तेजस्वी यादव की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा? क्या पीएम मोदी को नीतीश के शपथ में आने की इच्छा पूरी हो जाएगी? बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद जितने भी एग्जिट पोल आए, सब में एनडीए की सरकार बन रही है। वोट देकर के भागना मत। उसके बाद जब एनडीए सरकार का शपथ समारोह होगा ना, उसमें भी आना है। दरअसल पहले चरण की वोटिंग से तस्वीर साफ हो गई थी। जब बिहार के मतदाताओं ने बम पर वोटिंग की थी, दूसरे चरण में भी सारे रिकॉर्ड टूट गए। आजादी के बाद उतने वोट नहीं पड़े जितने इस साल पड़े। बावजूद इसके महागठबंधन ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। असली नतीजे तभी आएंगे। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। तमाम एग्जिट पोल आ गए दर्शकों, दावे बहुत ज्यादा किए गए थे, लेकिन एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं आइए आपको बताता हूं। पोल ऑफ पोल्स, तमाम एग्जिट पोल आ गए, अलग अलग एग्जिट पोल। पहला एग्जिट पोल जिसमें एनडीए को 186 सीटें मिली हैं और इंडिया अलायंस को यानी महागठबंधन को 50 सीटें मिली हैं और अदर के खाते में 7 सीटें गई हैं। दूसरा एग्जिट पोल दिखाइए, ये दूसरा एग्जिट पोल है जिसमें
180 के पार 200 तक दे दिए, 209 आप सोचिए जरा। और इंडिया अलायंस महज 32 से 50 सीटों पर सिमटा दिया गया है, अन्य के खाते में 5 सीट जाएंगी। तीसरा एग्जिट पोल क्या कह रहा है दर्शकों, एनडीए में यहां थोड़ा कम है, 147 से 167 सीट दी है, लेकिन यहां इंडिया अलायंस को सीट बढ़ गई है, 70 से 90 दी गई है और अन्य के खाते में 2 से 6 सीट जा सकती है। चौथा एग्जिट पोल क्या कहता है, 145 से 163 सीट दी गई हैं और इंडिया अलायंस को 76 से 95, अन्य के खाते में वही 3 से 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पांचवा एग्जिट पोल एनडीए को 145 से 160 दे रहा है, वहीं इंडिया अलायंस को 73 से 91 सीट दे रहा है और अन्य के खाते में 5 से 10 सीट गई हैं। और छठवां एग्जिट पोल आपको बता रहा हूं, इतने सारे एग्जिट पोल आ गए आज जिसमें एनडीए को फिर से बहुमत दिया गया है। और आपको बता दें, इंडिया अलायंस यहां 100 के पार कर सकती है छठवें एकमात्र एग्जिट पोल में और अन्य के खाते में वही 3 से 5 सीट जा रही हैं। लेकिन सातवां एग्जिट पोल एनडीए के लिए यहां बहुमत तो मिल रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा, 168 तक पहुंच सकता है और अन्य के खाते में वही 3 से 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं मैं कि अभी कैसे अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और अलग अलग जगह से दावों और वादों के बीच जो आंकड़े आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एवरेज, इतने सारे पोल्स आपने देख लिए, लेकिन इसका एवरेज क्या निकला है, पोल ऑफ पोल्स दिखा रहा हूं मैं, 7-8 पोल ऑफ पोल्स से ये निकला है एनडीए को 158 सीट मिलेंगी दर्शकों। ये एग्जिट पोल है दर्शकों, अभी नतीजे आने में इंतजार करना होगा, लेकिन बिहार में एनडीए सरकार बना रहा है, ये एग्जिट पोल कह रहे हैं 158 के साथ इंडी को 76, अन्य के खाते में 5 सीट जा रही हैं। इसका सीधा मतलब ये एग्जिट पोल ने सरकार बनाई तो एनडीए उत्साह में दिखाई दिया। सुनिए जरा। रुझान है जो लोगों का स्नेह प्यार हमारे प्रत्याशियों को मिला, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 2010 के रिजल्ट को भी हम पूरी तरह ब्रेक करेंगे और थम्पिंग मेजॉरिटी से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार जीतेगा, एनडीए सरकार के खिलाफ जनता ने वोट दिया है, तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट किया है। इसलिए जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, मुगालते में हैं, उनको रहने दीजिए, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एनडीए को बहुमत तो दिया गया है दर्शकों, लेकिन एनडीए में कौन सी पार्टी आगे चल रही है आइए आपको बताता हूं। एग्जिट पोल, जो पहला एग्जिट पोल है, इसको मूव कीजिए ग्रिड को, जेडीयू के खाते में 59 गई हैं और बीजेपी के खाते में 82। और तीसरा एग्जिट पोल क्या कह रहा है, 70 से 75 गई है बीजेपी के खाते में और जेडीयू के खाते में गई है 52 से 57 तक। एग्जिट पोल चौथे में भी बहुत कांटे की टक्कर है, यहां 68 से 72 हैं, वहीं जेडीयू को 55 से 60 मिली है। दोनों 50-50 सीटों पर लड़े, इसलिए आपको यहां आंकड़े दिखा रहा हूं कि बीजेपी का नंबर ज्यादा है, 65 से 73 है पांचवें एग्जिट पोल में, लेकिन यहां जेडीयू आगे निकल सकती है। वहीं छठा एग्जिट पोल कह रहा है 65 से 71, यहां पर भी कांटे की दोनों में ही टक्कर है, क्योंकि 50-50 पे लड़े, 7 लड़े, लेकिन इनका नंबर जब प्लस कर रहे हैं तो बहुत आगे तक जा रहा है, सरकार बना रहा है। इसको लेकर बिहार में चर्चाएं अब तेज हो गई हैं, सुनिए जरा। बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। बिहार के लोगों ने राजद कांग्रेस के हवाई वादों की जगह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मजबूत इरादों वाले नेतृत्व को एक बार फिर अपना आशीर्वाद दिया। जो हम लोगों ने जमीन पे देखा है समर्थन एनडीए का, एग्जिट पोल भी उसी अनुरूप में दिख रहा है, मगर मुझे लगता है एग्जैक्ट इससे भी अच्छा हो सकता है। एग्जिट पोल के जो नतीजे भी आए हैं कई चैनल के, वो भी दिखा रहे हैं कि एनडीए फिर से वापसी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है, विकास के नाम पर वोट दिया है। देखिए, एग्जिट पोल को तो मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन तब भी लोगों की बहुत मेहनत लगी रहती है। अब सब हमें जिता रहे हैं एग्जिट पोल में, तो ठीक है, लेकिन मैं एग्जैक्ट पोल पे बिलीव करता हूँ। मेरा अभी भी मानना है कि जिस तरह से चुनाव ने अपने आप को समेटा है, 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा, टूट सकता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि पूरी तरह से बिहार में वोटिंग पर सब कुछ निर्भर करता है, लेकिन बम्पर वोटिंग हुई है, सारे रिकॉर्ड टूट गए दर्शकों। आप देखिए, आज कोई साइकिल पर पहुंच रहा है वोटिंग करने के लिए, तो कोई परिवार के साथ पहुंच रहा है
और गयाजी में साइकिल पर वोट डालने के लिए मंत्री प्रेम कुमार पहुंचे। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए, जहां कैमूर में 110 साल की वोटर पहुंची खाट पर। ये देखिए आप, ये अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई हैं और यही है ताकत, इसलिए वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगली तस्वीर दिखाइए, गयाजी में एक दिव्यांग वोट करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए जरा, यहां पर दावा यह किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में सभी ने वोट कास्ट किया, इसलिए 70 के पार यह आंकड़ा चला गया। अगली तस्वीर दिखाइए, दंडवत करते हुए, देखिए आप, दंडवत करते हुए वोट डालने जाया जा रहा है। सरकार किसकी बनानी है, किसको वोट देना है, यह एक अलग विषय है, लेकिन आप यहां मतदान को लेकर उत्साह देखिए। अगली तस्वीर दिखाइए, ये भैंस पर देखिए आप वोटिंग करने के लिए पहुंच गए, कोई भैंस पर, कोई दंडवत करते हुए। तो ये बिहार चुनाव के रंग है, लेकिन दूसरे चरण में दर्शकों बम्पर मतदान हुआ है और ये बम्पर मतदान बताने के लिए काफी है कि बिहार में इस समय जबरदस्त अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ बताएगा। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं, दूसरे चरण में रिकॉर्ड 69% मतदान हुआ है। कहां पर कितना मतदान हुआ है आपको बता देता हूं, आपका जिला इसमें देखिए। पूर्वी चंपारण में 71, पश्चिमी चंपारण में 71%, जहानाबाद में 65, अरवल में 64, कैमूर में 68%, रोहतास में 62%, औरंगाबाद में 65, गयाजी में 69, नवादा में 58, जमुई में 70, बांका में 70, भागलपुर में भी जबरदस्त मतदान किया गया 67%, कटिहार में सबसे ज्यादा 79% मतदान किया गया है, किशनगंज में भी 79 और पूर्णिया में 76%, अररिया में 70%, सुपौल में 73, मधुबनी में 63, सीतामढ़ी में 67 और शिवहर में 69% मतदान किया गया है। लेकिन यह मतदान प्रतिशत बताता है दर्शकों कि इस बार खेल बहुत कुछ बदलने वाला है और बम्पर वोटिंग पर अपनी अपनी जीत के दावे सुनिए जरा। ये वोट बिहार में बदलाव के लिए है, बिहार में बेहतरी के लिए है, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो इसके लिए है। और दो महत्वपूर्ण बात कि 14 तारीख के बाद एक ऐसी व्यवस्था बने कि बिहार में किसी भी युवा को 10-12 हज़ार रुपए के रोजी रोजगार के लिए अपना गांव परिवार बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। बदलाव के लिए नहीं, स्थायित्व के लिए मतदान है, विकास के लिए मतदान है, उन्माद और जंगल राज के लिए मतदान नहीं है। समझ में तेजस्वी जी को 14 तारीख के 12 बजे तक पता चल जाएगा, ऐसे उनको पता चल गया है लेकिन वह मान नहीं रहे हैं। हाँ, महिला लोग का है संख्या, झुकाव है महिलाओं का और महिला बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही है। बदलाव देख रहे हैं, बदलाव होगा, कौन क्या विकास किया तो जनता बताएगा 14 को। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हवाई दावे वो बराबर करते आए हैं, लेकिन सच ये है कि महागठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, मतदाताओं ने उनको नकार दिया है। 400 पार वाले यही लोग थे, तो इनको छोड़िए, जो बोलते हैं बोलने दीजिए। बिहार बदलाव के लिए वोट दे रहा है, प्रथम चरण में भी और द्वितीय चरण में भी। अब दर्शकों मैं आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े आए तो वॉर रूम में पहुंच गए नीतीश कुमार। अब क्या समझा जाए इसे सोचिए जरा। क्या इस समय जेडीयू और उनके साथ बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो गई है? क्योंकि बम्पर वोटिंग दर्शकों बहुत कुछ इशारे करती है। ये बम्पर वोटिंग क्या इशारे करती है, बम्पर वोटिंग के मायने क्या है, आइए जरा आपको पूरी बिहार की पिक्चर बताता हूं। ये आप देखिए, साल 1967 में 51.4% वोटिंग हुई, बढ़त 7% नतीजा बदलाव। साल 1980 में 57.3% वोटिंग हुई, बढ़त कितने की हुई, 6.8% की, फिर बदलाव हो गया। साल 1990 में वोट प्रतिशत 62 रहा, बढ़त हुई 5.8% की, नतीजा बदलाव। 2010 में 53% मतदान किया गया, बढ़त हुई 7% की, बदलाव हो गया। और 2015 में नतीजा नीतीश कायम रहे, बढ़त हुई लेकिन नीतीश यहां पर कायम रहे। फिर आता है साल 2020, यहां पर भी बढ़त कम रही 0.7% की, लेकिन नीतीश कुमार कायम रहे। और इस बार नतीजा बढ़ा है, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से अलग अलग जगह पर मतदान किया गया। लेकिन कुछ जगह पर उपचुनाव हुए, देख रहे हैं आप ये। जम्मू कश्मीर में भी उपचुनाव के लिए बड़गाम में जबरदस्त वोटिंग की गई है। अगली तस्वीर दिखाइए, यहां आप देखिए राजस्थान, यहां पर भी उपचुनाव चल रहा है, यहां पर भी बम्पर वोटिंग की गई है। अगली तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको, राजस्थान में भी जबरदस्त वोट प्रतिशत रहा है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात यही है कि यहां बम्पर वोटिंग बहुत कुछ बताती है, और अगर बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज
किसी के भी खाते में गया तो जीत उसकी पक्की है। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है महाराज प्रेमानंद जी से। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि सबसे बड़ी पूजा अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनको माया ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, जबकि सच्चाई यह है कि लोग माया को छोड़ नहीं पाते हैं। यदि सांसारिक बुराइयों से पीछा छुड़ाना है तो प्रयास स्वयं करना होगा। ईश्वर की भक्ति में सच्चा मन लगाइए, बुराइयां अपने आप दूर हो जाएंगी, दूर होती चली जाएंगी। इसलिए अगर आप भक्ति भाव से आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में बुराइयां नहीं आएंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH